Hello everyone, my name is Bilal Khan and I'm your trainer for financial reporting, a paper from ACCA qualification. And today we are going to learn about IS 12 income tax और income tax को आज हम समझेंगे। बाकी स्टैंडर्ड्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, उनकी काफ़ी सारी वीडियोस मेरी चैनल पे मौजूद हैं, तो अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आप अगर न्यू टू चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा की एग्जाम फोकस पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस होंगे अबाउट इनकम टैक्स, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि इनकम टैक्स को आज हम कवर करने वाले हैं और इनकम टैक्स इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड और बहुत सारे लोगों के लिए टेक्निकल भी होता है, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि तमाम जो स्टैंडर्ड हैं उन पर अप्लाई होता है। वो किस तरीके से होता है? वो इस तरीके से होता है कि आपको पता होगा कि जो हमारी इनकम स्टेटमेंट या पीएनएल बनती है, उसमें हमारे पास पहले रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू आ जाता है। फिर हमारी उसमें से हम क्या कर देते हैं, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर देते हैं। तो हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। सही है, उसमें से फर्दर हम इनकम ऐड करते हैं, फिर एक्सपेंस को लेस कर देते हैं, यानी कि एक्सपेंस को पहले लेस करते हैं फिर इनकम को ऐड करते हैं। ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो हमारे पास आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और उसके बाद ये जो एलिमेंट है जो कि IS 12 का है, इनकम टैक्स, ये यहाँ पर आ रहा होता है। और उसके बाद हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा होता है। तो बेसिकली जो IS 12 है वो यहाँ आके अप्लाई हो रहा होता है पूरी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। सही है जी। तो इसका मतलब ये हुआ, जो ये जो सारे एलिमेंट हैं, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, इनकम, एक्सपेंस, इन सब के ऊपर एक तरह से IS 12 अप्लाई हो रहा होगा। तो जितने भी यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे उन पर ये IS 12 भी अप्लाई होगा। तो इस वजह से ये स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है। फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट एप्लीकेशन इसकी है और डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के साथ इसका कनेक्शन होता है, तो इस वजह से ये स्टैंडर्ड कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो IS 12 जैसे कि मैंने कहा कि इनकम टैक्स को डील करता है, और इनकम टैक्स के अंदर भी ये दो तरीके के जो मेन टैक्सेस हैं उनको डील करता है। और वो जो दो मेन टैक्सेस हैं, यानी कि इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो उसमें एक टैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट टैक्स होता है, जो करंट ईयर को का जो टैक्स होता है उसको टारगेट कर रहा होता है। और दूसरा होता है डेफर्ड टैक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बहुत सारे लोगों के लिए, और बहुत सारे लोगों के लिए आसान भी हो सकता है, लेकिन आप अगर मेरी वीडियोस देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी आसान होने वाला है। तो करंट टैक्स को समझेंगे पहले, फिर हम डेफर्ड टैक्स पे जाएंगे। तो करंट टैक्स बेसिकली वो होता है, जैसे कि मैंने कहा कि जो हमारा करंट पीरियड होता है उसका टैक्स को टारगेट करता है, करंट पीरियड। और ये डेफर टैक्स, जैसे डेफर वर्ड होता है कि आगे वो टैक्स डेफर हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, तो वो डेफर टैक्स कहलाता है। तो ये फ्यूचर पीरियड्स को टारगेट कर रहा होता है। सही है, तो करंट पीरियड को हमारे लिए करंट टैक्स होता है और डेफर टैक्स को हम बाद में देखेंगे। तो हम पहले अपने इनकम टैक्स के अंदर वैसे भी करंट टैक्स को देखेंगे, ताकि करंट टैक्स अगर आपको समझ में आएगा तो ही आपको डेफर्ड टैक्स समझ में आएगा। तो आए इसको रीड कर लेते हैं। IS 12 income tax state that there are two elements of tax that will need to be accounted for. Current tax, the amount of tax payable or recoverable in respect of the taxable profit or loss for a period. अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, एक और चीज़ बिफोर स्टार्टिंग और गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ IS 12। जैसे कि हमारे पास दो तरह के इनकम टैक्स हैं, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे दो तरह के प्रॉफिट्स होंगे यहाँ पर हमारे पास। एक हमारे पास प्रॉफिट्स होंगे जो कि टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से प्रॉफिट्स होंगे, यानी टैक्सेबल प्रॉफिट्स। यानी कि जैसे अगर पाकिस्तान की बात करें तो FBR है। इसी तरह हर कंट्री का अपना एक टैक्स अथॉरिटी होती है। पाकिस्तान में फेडरल बोर्ड रेवेन्यू है, और इसी तरह हर कंट्री में, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग टैक्स अथॉरिटीज होती हैं। और दूसरे होते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। क्योंकि आपको पता है टैक्सेबल जो प्रॉफिट्स होते हैं वो अक्रूवल अकाउंटिंग को नहीं मान रहे होते। अकाउंटिंग प्रॉफिट्स के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें जो अक्रूवल अकाउंटिंग होती है उसकी बेसिस पे ले रहे होते हैं, और ये एक तरह से कैश बेसिस पे, ये एक्चुअल बेसिस पे ले रहे होते हैं। दोनों के प्रॉफिट्स में फ़र्क होता है। बहुत सारी चीज़ें जो टैक्स अथॉरिटी मान रही होती हैं
वो हम नहीं मान रहे होते, यानी एज एन अकाउंटेंट, और बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं मान रहे होते वो टैक्स अथॉरिटीज़ मान रही होती हैं, और इसी वजह से बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं प्रॉफिट्स के अंदर, जिसको हम एक तरह से टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल आइटम्स भी कहते हैं। तो ये चीज़ें आपने जहन में रख के IAS 12 को पढ़ना है। तो वापस इसको पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल रिकवरेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स पेबल प्रॉफिट एंड लॉस फॉर अ पीरियड। क्योंकि देखिए यहाँ पे होगा क्या, करंट टैक्स के अंदर हमारे डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। जैसे कि मैंने बताया अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में डिफरेंस होता है, क्योंकि उनके हिसाब से कुछ चीज़ें हम टैक्सेबल मानते हैं और हम कुछ और मानते हैं, मतलब दोनों में डिफरेंस होता है। इसकी वजह से प्रॉफिट्स का डिफरेंस आएगा, और इसी वजह से हो सकता है जो टैक्स अथॉरिटीज आपको पेमेंट करने का अमाउंट बोल रही है, फॉर एग्जांपल 100,000, ये 100,000 बोल रही है और हमारे हिसाब से 80,000 था, तो अब इसमें 20,000 का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है इसको हमें अकाउंटिंग में कंसिडर करना होता है, और इसके या तो लॉस आता है या रिकवरेबल होगा यानी कि अमाउंट, या फिर हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। और डेफर्ड टैक्स होता है जो कि एन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट एम टू मैच द टैक्स इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन टू द रेलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड। ये टाइमिंग डिफरेंस की वजह से होता है। डेफर्ड टैक्स नॉर्मली जो होता है वो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से होता है। ये क्या होता है हम इसको इन डेप्थ बाद में देखेंगे। The figure for tax on profit is an estimate of the amount that will be eventually be paid or received and will appear in current liabilities or assets in the statement of financial position यानी कि बैलेंस शीट। To introduce tax payable by the company, इनकम टैक्स जो एंट्री होती है वो ये आपके सामने है। इनकम टैक्स एक्सपेंस कर रहे होते हैं और टैक्स पेबल हम क्रेडिट कर रहे होते हैं। करंट लायबिलिटी के अंदर जा रहा होता है, वो जो एक्सपेंस होगा हमारा P&L में आ रहा होगा। नोट देयरफॉर दैट द बैलेंस ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर टैक्सेशन विल ओनली द करंट ईयर प्रोविजन। करंट ईयर का प्रोविजन होगा जो पहला साल होगा। फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए का आपका टैक्स बना था, तो आप क्या करेंगे, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और इनकम टैक्स पेबल क्रेडिट फॉर 100,000। अब इसमें ये होता है कि अगर फर्स्ट ईयर है तो उसमें सीधी सीधी एंट्री बन जाएगी। आप जो टैक्स एक्सपेंस वाली साइड होगी यानी 1,00,000 रुपए, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे यानी कि इनकम स्टेटमेंट में। जो पेबल वाली होगी बैलेंस शीट में ले जाएंगे। लेकिन अगर ये फर्स्ट ईयर ऑफ अ कंपनी है तो इसमें कोई अंडर या ओवर प्रोविजन नहीं आ रहा होगा। ये क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि दोनों कंपनी जो अथॉरिटीज होती हैं, मतलब हमारे जो अकाउंट्स होते हैं, हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, उसके हिसाब से प्रॉफिट्स डिफर कर रहे होते हैं टैक्स अथॉरिटीज के प्रॉफिट से। ये जब मैं नंबर्स पे भी आऊंगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, अभी मैं इसको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आते हैं अंडर और ओवर प्रोविजन पे। जैसे कि मैंने कहा कि मैं पहले करंट टैक्स को कवर कर रहा हूँ। हम करंट टैक्स को पढ़ेंगे पहले, फिर हम डेफर टैक्स पे जाएंगे, क्योंकि डेफर टैक्स इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, मोर डिटेल्ड, मोर ट्रिकी। आज इस वीडियो में मैं आपको सारा ओवरव्यू दे दूंगा, ये टैक्स होता क्या है, किस तरीके से दोनों की अकाउंटिंग होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अंडर और ओवर प्रोविजन की मजीद डेप्थ में जाएंगे, उसकी एग्जांपल को करेंगे, करंट टैक्स की एग्जांपल को करेंगे, फिर हम डेफर टैक्स पे जाएंगे। करंट टैक्स बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है एज कम्पेयर टू डेफर्ड टैक्स। तो अंडर और ओवर प्रोविजन, जैसे कि मैंने कहा कि अंडर और ओवर प्रोविजन का मतलब ये होता है कि या तो हमें पे करना पड़ेगा या हमें रिसीव करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ था। और ये जो अंडर और ओवर प्रोविजन का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहले ओवर प्रोविजन की बात करें, मैंने बोला कि जब भी आप अपनी अकाउंटिंग यानी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर एंट्री बनाएंगे, वो ये होगी, उसका इंपैक्ट ये होगा, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेबल क्रेडिट। अब होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल आपने 100,000 से एंट्री बनाई, और ये जो एंट्री है इसका इंपैक्ट कहाँ जा रहा होगा, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में, आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर, आपकी बैलेंस शीट के अंदर। अब फॉर एग्जाम्पल टैक्स रिटर्न आया, टैक्स रिटर्न के हिसाब से, टैक्स रिटर्न के हिसाब से आपका जो टैक्स पेमेंट बनती थी एज पर द टैक्स अथॉरिटीज, वो थी 80,000। आपने प्रोविजन या पेबल कितना क्रिएट किया, 100,000 का। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ओवर प्रोविजन किया है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने ओवर प्रोविजन किया है, सही है। और अगर यही बैलेंस 80,000 नहीं होता, 120,000 होता, तो इसका मतलब ये है कि आपने अंडर प्रोविजन किया है। होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये जो पेबल है इसको प्रोविजन भी कहते हैं, ये आपका प्रोविजन है,
पेबल इज अ प्रोविजन, ये इनकम टैक्स प्रोविजन है, एस्टीमेट है, ये कंपनी हम एस्टीमेट बना लेते हैं। होता क्योंकि यूं है कि नॉर्मली क्या होता है कि जब आपके अकाउंट्स बन रहे होते हैं 31 दिसंबर पे बन रहे होंगे, 30 जून पे बन रहे होंगे, और जो टैक्स रिटर्न है वो नॉर्मली 31 दिसंबर के बाद आ रहा होता है। तो हमें क्योंकि अकाउंट्स बनाने होते हैं तो हम तो इस अमाउंट से या किसी और अमाउंट से अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के अंदर ये चीज़ें शामिल कर लेते हैं, और जब रिटर्न एक्चुअल में आता है वो डिफर करता है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि उनके प्रॉफिट्स भी डिफर करते हैं ड्यू टू डिफरेंट अजम्पशंस, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। तो इस वजह से या तो अंडर प्रोविजन हो रहा होता है या फिर ओवर प्रोविजन हो रहा होता है, दोनों सिनारियोस पॉसिबल हैं, इसलिए हमें अंडर और प्रोविजन ओवर प्रोविजन की एडजस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये बेसिकली अंडर और ओवर प्रोविजन था। किसी को कुछ भी समझ में ना आया हो नीचे कमेंट्स कर सकता है मुझे। एनी अंडर और ओवर प्रोविजन फ्रॉम द प्रायर ईयर इज डील विद इन द करंट ईयर टैक्स चार्ज। अब क्या होगा, ये जो मैंने आपको फर्स्ट ईयर का बताया, अब आगे चल के जब सेकंड ईयर आएगा, थर्ड ईयर आएगा, तो कुछ अंडर प्रोविजन हमारी लाइबिलिटीज में पड़ा होगा और कुछ ओवर प्रोविजन हमारे एसेट्स में पड़ा होगा। तो इस तरीके से बैलेंस शीट के अंदर हमारे वो दिख रहा होगा, उसको हमें फ्यूचर ईयर्स में एडजस्ट करना पड़ता है। दिस डज नॉट अफेक्ट the year-end tax liability. All we need to do is take the under or provision amount to the statement profit loss, and under provision increases the tax charge or over provision decreases the tax charge. तो होपफुली आपको समझ में आया होगा अंडर और ओवर प्रोविजन मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसकी दोबारा अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूँ, और इसकी मैं अंडरस्टैंडिंग आपको एग्जाम्पल से दूंगा, नंबर से दूंगा, ताकि बहुत अच्छे तरीके से आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और IAS 12 में आपके लिए बहुत आसान करने वाला हूँ, तो वीडियोस को सारी देखते रहिएगा, पूरी लिस्ट को देखिएगा, ताकि सारी अंडरस्टैंडिंग आप तक पहुँच सके और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा अच्छी लगी हो तो, और मैंने जैसे कहा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आई विल बी हेयर विद अ न्यू वीडियो वेरी सून। टिल देन, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।